नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में हम बात करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर की। सबसे पहले बात करेंगे अनंतनाग की, जहां पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ का एक ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागने के साथ ही गोलीबारी भी कर दी। यह हमला एसबीआई ब्रांच के बाहर सीआरपीएफ पोस्ट पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, तस्वीरें अनंतनाग से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ का एक ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागने के साथ ही गोलीबारी भी की है। यह हमला एसबीआई ब्रांच के बाहर सीआरपीएफ पोस्ट पर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को घेर करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तो अनंतनाग में इससे पहले भी मिलिटेंट्स लगातार अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे हैं और एक बार फिर मिलिटेंट्स ने अपनी करतूत को अंजाम दिया है और इस बार दहशतगर्दों ने एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है और ग्रेनेड हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ का एक ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ जख्मी हुए हैं और मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागने के साथ ही गोलीबारी भी की थी। यह हमला एसबीआई ब्रांच के बाहर सीआरपीएफ पोस्ट पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और तलाशी शुरू कर दी गई है। तो ऑपरेशन लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं उससे बौखलाए मिलिटेंट्स या तो कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं, खासतौर से एक या दो सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते हैं जिसमें उनके हथियार लेकर भाग जाते हैं, उन पर हमले करते हैं या फिर इस तरह से ग्रेनेड का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करें अनंतनाग में तो ये सिलसिला कई दिनों से यूं ही जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपने काम में लगी हुई है। गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद जम्मू कश्मीर में मजीद तेजी आई है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में और लगातार मिलिटेंट्स को या तो खुदसुपुर्दगी के लिए कहा जा रहा है या जहां उनके छुपे होने की इत्तला मिलती है वहां से उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो खुद तशद्दुद पर आमादा होते हैं तो इन हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में लोग बेहद परेशान हैं इस मिलिटेंसी से। आपको बता दें कि जिन माँ बाप के बच्चे इस करतूत में, इस बहकावे में आ गए हैं और जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली, उनके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो बार बार अपील करते हैं कि वापस आ जाएं क्योंकि वो जानते हैं इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को जाया करना होता है। जो हक खुदराजी की मुबैना जद्दोजहद चल रही है पड़ोसी मुल्क के बहकावे में आकर के उनके बरगलाने की वजह से, उससे जवान जहान लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती है। और खासतौर से वो अलहदगी पसंद, वो तमाम तंजीमें जो इन्हें ट्रेन कर रही हैं, इन्हें उकसाती हैं, वो बाद में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये मिलिटेंसी जो अब करीब करीब खात्मे के कगार पर आ गई है। आपको बता दें, लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें खत्म कर रही हैं और गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद मजीद इसमें तेजी देखी गई है। तो अनंतनाग में एक बार फिर मिलिटेंटों ने अपनी करतूत को अंजाम दिया और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जिसमें कि 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। अनंतनाग में स्टेट बैंक के बाहर इन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया जिसमें कि पुलिस के एक एसपीओ जख्मी हो गए हैं और एक ऑफिसर जख्मी हो गए हैं। मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागने के साथ ही गोलीबारी भी की थी और यह हमला एसबीआई ब्रांच के बाहर सीआरपीएफ पोस्ट पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तो लगातार जो हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है पड़ोसी मुल्क पर, जिसके चलते अब मिलिटेंट्स की जो वहां से ट्रेनिंग और सप्लाई यहां होती थी वो कम हुई है कुछ हद तक के। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से सख्ती रखी है बॉर्डर्स पर, दरअंदाजी रुकी है, जिसके चलते अब मिलिटेंट्स हथियार लूट कर भागने की कोशिश करते हैं या इस तरह की हरकत करके अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया भी था कि
जहां एक दौर में 1000 से ज्यादा मिलिटेंट सरगर्म थे, आज उनकी तादाद 200 के आसपास सिमट गई, जिनमें से अगर हम बात करते हैं उससे भी कम हो गई है। और अगर हम बात करें ऑफिशियली तो 50-60 मिलिटेंट होंगे जिन पर कार्रवाइयां चल रही हैं। खालिद मुंतजिर हमारे रिपोर्टर इस वक्त अनंतनाग से हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे इस हमले के बारे में। जी, जानना चाहेंगे आपसे इस हमले के बारे में और जो 2 हमारे सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हैं उनकी हालत के बारे में। जी इमरान, जो ये वाकया पेश आया आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बैंक ब्रांच है मेन टाउन अनंतनाग में, वहां की सिक्योरिटी पे तैनात है जो सीआरपीएफ का एहलकार और पुलिस एहलकार था, तो उन पर ग्रेनेड दागा गया और उसके बाद फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ भी जख्मी हुआ है और जिनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है। पहले ग्रेनेड दागा गया और उसके बाद कुछ फायर भी किए गए और जिसका जवाब देते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने बरवक्त कार्रवाई की और उन्हें भी उसका जवाब गोली से ही दिया और जिसके नतीजे में मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए। और ये भी बताया जाता है कि ये हमला जो था इसके पीछे 2 जो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि बैंक लूटने की कोशिश की गई हो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अनंतनाग के मेन टाउन में है, या वेपन स्नैचिंग हो सकती है। इस सिलसिले में जब हमने पुलिस के आला अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों इसमें एंगल्स हो सकते हैं, या तो ये बैंक लूटने की साजिश हो सकती है या उसके साथ साथ वेपन स्नैचिंग की भी कोशिश थी, लेकिन जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। जी, शुक्रिया खालिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनंतनाग से। तो या तो बैंक लूटने की कोशिश होगी या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से, सिक्योरिटी एहलकारों से हथियार लूटकर भागने की कोशिश होगी। इसके चलते मिलिटेंटों ने इस करतूत को अंजाम दिया। दो 2016 में सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हुए जम्मू के रठाना गांव के शहीद गुरनाम सिंह के अहले खाना ने सरकार पर शदीद इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया जिसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं वो। मकामी एमएलए ने शहीद के नाम से स्मारक और अहले खाना के मेंबर को मुलाजमत देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद अहले खाना ने साबिक मरकजी नीम फौजी दस्ते के बैनर तले एहतजाज किया और सरकार को इंतबाह दिया है कि 15 अगस्त तक मूर्ति नहीं बनाई गई और एक फर्द को मुलाजमत नहीं दी गई तो वो आंदोलन करेंगे। शहीद गुरनाम सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰਾਨਗਰ शहीद ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ 1916 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ सेंटर ਦਾ ਨਾਂ चेंज होया। मैं गुरनाम सिंह शहीद का पिता बोल रही हूँ। जो हमारे वादे किए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी पूरे नहीं किए। सीएम साहब आए, निर्मल सिंह डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि नौकरियां दी जाएगियां 2, तो लड़के को नौकरी दी जाएगी। उसके बाद हॉस्पिटल का नाम गुरनाम सिंह शहीद रखा जाएगा, वो भी नहीं रखा। हमने ये कहा कि चौक का नाम शहीद गुरनाम सिंह चौक रखा जाए, इसके बीच एक छोटी सी मूर्ति लगी जाए। इतने वादे जो भी अपने बीजेपी के नेता जो भी जितने भी आए मेरे पास, डीसी साहब आए, जो वादे करके आज तक मेरे किसने भी वादे पूरे नहीं किए। पैरामिलिट्री फोर्स का जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार, आज जो हमें समस्या दिखाई दे रही है, एक भारतवर्ष का बच्चा 22 अक्टूबर 2016 में शहीद हुआ बीएसएफ के अंदर, जिसने जाबाद मिलिटेंट भगाए हैं, एलओसी के पार भागे हैं, 4 को मारा, बाकी भागे हैं। मुझे इस सरकार से, यहाँ की प्रशासन और केंद्र सरकार से एक गिला है। एक बच्चा पूरे राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है जो 0 लाइन पे, आज तक उसके नाम पे जो चौक इन्होंने डिक्लेयर किया था पूरी सभा के बीच, पूरी बिरादरी के बीच, अभी तक वो मंजूर नहीं किया गया। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। सोपोर के बहरामपुरा में सुबह से चल रहे एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंट्स का एक घर में घेर कर एनकाउंटर किया। काफी देर तक दोनों जानिब से फायरिंग होती रही, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों मिलिटेंट मकामी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक मिलिटेंट बीटेक का तालिबे इल्म है जो अभी हाल ही में दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ था।
जुमेरात को हमने जी सलाम पर इस मिलिटेंट की मां को उसे घर वापस आने के लिए बुलाते दिखाया था, लेकिन खुर्शीद अहमद ने अपने मां की पुकार नहीं सुनी और एनकाउंटर में मारा गया। दूसरा मिलिटेंट सोपोर का रहने वाला बताया जा रहा है। इससे पहले जुमेरात को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। 2 दिनों में अब तक 4 मिलिटेंट्स जहन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं। मारे गए मिलिटेंट्स के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। दोनों मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें दोस्त की मौत का गम है, इंतकाम की आग है। शहीद औरंगजेब के वालिद और अब अकेले नहीं है, बल्कि औरंगजेब के दोस्त दहशतगर्दों से उसकी मौत का बदला लेने कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये ना सोचना कि भूल जाएंगे हम, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम। जिंदगी भर तो दोस्ती निभाने की बात सब करते हैं, लेकिन ये जाबाज औरंगजेब के दोस्त हैं जो औरंगजेब की जिंदगी चले जाने के बाद भी उनसे दोस्ती निभाने के लिए अपने वतन लौटे हैं। कौन भूल सकता है 14 जून का वो दिन जब औरंगजेब को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। वारदात कश्मीर के सलानी गांव में हुई थी, जब औरंगजेब ईद मनाने घर जा रहे थे। औरंगजेब की शहादत के बाद से उनके कुनबे के लोग और दोस्त सदमे में हैं और अभी तक इस गम से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन औरंगजेब के बेरहमी से कत्ल के बाद इंतकाम की ऐसी आग उठी है कि इसके शोले सऊदी अरब तक उठ रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी से 50 की तादाद में नौजवान अपनी नौकरी छोड़कर वतन लौट आए हैं। इनका मकसद है इंतकाम, अपने दोस्त के कत्ल का इंतकाम। औरंगजेब का सुना कि वो शहीद हो गया है, तो उन्होंने क्या किया कि जब बर्दाश्त नहीं हुआ, रमज़ान का महीना था, लास्ट रमज़ान था, तो जब उन्होंने सुना कि किस वजह से मारा गया है, तो उस टाइम उनके एक दिल में एक ख्याल आया। जब उन्होंने बोला कि हमने वापस जाना है, तो कंपनी वालों ने बोला कि आपका काम चल रहा है, आप कम से कम 80-90 हज़ार रुपया महीने की सैलरी ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? अपने बाल बच्चे को आप अगर यहाँ उनके लिए यहाँ आए हो तो कम से कम अपने बाल बच्चे के लिए यहीं रुको। अभी आपने जाकर क्या करना है? औरंगजेब के दोस्तों की माने तो सऊदी में ऐसे अचानक नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी तरह ये कर लिया। उनका एक ही मकसद है औरंगजेब की शहादत का बदला। उनके दोस्तों ने बताया कि हमारा अब एक ही मकसद है, औरंगजेब की मौत का बदला। आपको बता दें कि औरंगजेब के कत्ल के बाद से वादी में इसी तरह से 2 पुलिस एहलकारों और एक सीआरपीएफ जवान को भी जान से मारा जा चुका है। तब सोग में डूबे औरंगजेब के वालिद मोहम्मद हनीफ ने खुद अपने बेटी की मौत का बदला लेने की बात कही थी। हालांकि 2 महीने बाद शहीद औरंगजेब के गांव सलानी में उसके करीब 50 दोस्त जमा हुए हैं, जो खलीजी ममालिक से अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर लौटे हैं। इनका मकसद फौज और पुलिस में भर्ती होकर मिलिटेंटों से अपने दोस्त के कत्ल का बदला लेना है। तो जब वहाँ से वो निकल आए, एक आए, जब उन दोनों ने जब ये बोला कि हम जाएंगे, तो कम से कम हमारे सलानी गांव में से 50 आदमी तैयार हो गया, और कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो कुछ बंधुओं की कल परसों फ्लाइट हुई है, वो भी पहुंच गए हैं। तो परसों यहाँ कम से कम नौजवान इस पूरे गांव का, इस पूरे मेंढर का जितना भी नौजवान लड़के थे, खासकर जो सऊदी से आए थे, वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। जब हमने औरंगजेब का सुना कि उसको मार दिया है, तो हम शहीद हो गया, तो हम सुन के वैसे पूरे जितने भी थे हमारे गांव के लोग सऊदी में बहुत ज़्यादा थे, अभी आ भी गए हैं और आने भी वाले हैं, बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम देश के पीछे हम लड़ेंगे और हमको भर्ती किया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक्टिव दहशतगर्दाना तंजीमों ने धमकी दी है कि यहाँ के नौजवान पुलिस और फौज की नौकरी ना करें और वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें। गुज़िश्ता महीने ही एसपीओ मुदस्सिर वानी का भी जनूबी कश्मीर से अगवा कर लिया गया था। उसके बाद मिलिटेंटों की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें धमकी दी गई है कि तमाम नौजवान एसपीओ की नौकरी छोड़ दें। हालांकि फौज का कहना है कि मुदस्सिर ने ये बात मिलिटेंटों के दबाव में आकर कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और जम्मू कश्मीर रियासत में 35A को लेकर काफी शक व शुबा जाहिर किया जा रहा है और इस मामले को लेकर राजभवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, शमीना फिरदौस और दीगर लीडरान ने गवर्नर से मुलाकात करके मेमोरेंडम सौंपा। अली मोहम्मद सागर ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने गवर्नर को 35A को लेकर रियासत की सूरत हाल से आगाह कराया है। रियासत की मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कई एक मेंबरान असम्बली और लीडरान के हमरा रियासती गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात हुई। क्या कुछ हुआ, बात करने के लिए खुद सागर साहब मौजूद हैं। सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सागर साहब, किस तनाजुर में ये मुलाकात हुई आज? बेसिकली हम गवर्नर साहब से मिले और उनको जो 35A के बारे में आजकल बहुत अप्रहेंशन जाहिर किया जाए, खदशात का इजहार किया जाता है हर लेवल पे, हर रीजन में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने ऑलरेडी उमर साहब की क़यादत में डॉक्टर साहब ने असम्बली में भी उस वक्त ये मसला उठाया था कि 35A के साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट टच इज़ द नर्व ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लिहाजा जो प्रिविलेजेस, जो राइट्स, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्टेट सब्जेक्ट्स की हैं, उस पे अगर कोई आँच आ जाए तो उसके बड़े डिज़ास्टर कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में और दूसरे कुछ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इक़्तिसादी बदहाली के शिकार लोग हुए हैं, उस सिलसिले में हमने गवर्नर साहब को आगाह किया। सागर साहब, क्या रवैया रहा गवर्नर का? किस तरह का उनका आपके तरफ जो तवज्जो थी, क्या पूरी तरह से सुना? नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी जो 35A में अगर किसी किस्म की छेड़खानी की गई या अगर कोई कोर्ट का ऐसा वैसा डिसीजन आया, इस वक्त तक जो सूरत हाल ये है कि जिस तरह साबिका गवर्नमेंट BJP और PDP की गवर्नमेंट थी, जिस तरह उनको प्लीड करना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने रिप्लाई भी नहीं भरा था पूरे, वो वापस निकालना पड़ा और अब वो 50 पेज का रिप्लाई भर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं भरा है आज के दिन तक। तो इन चीज़ों की तरफ हमने ध्यान दिया और ये भी अप्रहेंशन है, हमारे खदशा है लोगों को कि बेसिकली जो पिल जो जिसने सुप्रीम कोर्ट में की है, ही बिलोंग्स टू सम एक्टिविस्ट पार्टी BJP की किसी शाखा का मेंबर है। तो उससे हमारे अप्रहेंशन और ज़्यादा जस्टिफाई हो रहे हैं कि इसकी तरफ ध्यान देना होगा। गवर्नर साहब ने बड़ी सब्र तहम्मुल से हमारी बात सुनी और यकीन दिलाया कि इस बारे में वो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। वहीं सागर साहब, बाहर देखें तो पब्लिक का रिजल्टमेंट बहुत ज़्यादा है, खदशात, अप्रहेंशन बहुत ज़्यादा हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम की हैसियत से क्या कुछ करने जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी इसके बारे में ज़बरदस्त एहतजाज किया, असम्बली में हमने उठाया, इस पर डिबेट हुई, हमने यहाँ एहतजाजी रैली निकाली। उस वक्त की then चीफ मिनिस्टर महबूबा जी के बाहर, घर के बाहर धरना दिया। कल हम फिर यहाँ सिटिंग दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम धरना दे रहे हैं और उसमें यूथ, वुमेन्स विंग, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेगी और अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे कि अगर किसी किस्म की छेड़खानी या टेम्परिंग इस अगर से की जाएगी तो उसके बड़े भयानक नतीजे निकल सकते हैं। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको डिसमिस कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी तक 50 पेजों पर लिखा है, अपनी वजाहत की है, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है, उसको बदले और उनकी एक आवाज़ में सब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये कहे कि इस बिल को डिसमिस किया जाए कि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बचाव तहरीक के सदर अब्दुल वकील गनी ने 35A को लेकर मरकजी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का कश्मीर के साथ रिश्ता सिर्फ 35A और 370 के तहत है। अगर इन दफात को हटाने की कोशिश की गई तो सबसे बड़ी लड़ाई वो लड़ेंगे और उनकी पार्टी सबसे पहले सड़कों पर उतरकर इसकी मुखालफत करेगी। जो असली तशक्कुस को खत्म करने की कोशिश की तो ये रिश्ता टूट जाएगा और जम्मू कश्मीर बचाव तहरीक पहली जमात होगी जो हिंदुस्तान के एक्सेशन को चैलेंज करेगी। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता है वो इसी वजह से है और बल्कि हम मरकजी सरकार को आग्रह करना चाहते हैं वो समझे इसके रिपरकशंस। यहाँ हालात इतने अबतर होंगे, आज हालात अबतर हैं, आज यहाँ अमन नहीं है, तो ये एक सोचे समझे की तरह के एक आग में डालना चाहते हैं मरकजी सरकार। उनको रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट में।
इधर 35 को लेकर एनसी लीडर देवेंद्र रैना का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ देवेंद्र राणा हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, जब ये 35A का मुद्दा अधीन है सुप्रीम कोर्ट के, एकदम से बयान आने शुरू हो गए, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, क्या लगता है आपको इस पे सियासत हो रही है? हम वो सियासी बटेरे नहीं हैं कि मौसमी बटेरे हैं। 35A पे जो हम कहते आए हैं, पहले भी कहा, आज भी वही कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन में है मामला। कुछ सियासी जमातें इस पे सियासत खेलना चाहती हैं और उनके बयानात से ये वाजे हो रहा है कि उनकी ये मंशा है कि किसी न किसी तरीके से 35A को हटाया जाए। 35A भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो कि महाराजा हरि सिंह बहादुर ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया, उसकी अक्कासी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मैं भारतीय हूं और 35A मेरी शनाख्त, मेरी अपनी पहचान, खा मैं डोगरा हूं, खा कोई कश्मीरी है, खा कोई लद्दाखी है, जो जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बचाता है, उसको संभालता है और उसको संवरे रहने में मदद करता है। मैं अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल, क्योंकि उनकी नौकरियों पे असर होगा, उनके व्यवसाय पे असर होगा, उसको बचाने के लिए अपने हक को, जो मुझे भारतीय संविधान ने एक भारतीय होने के नाते दिया है, उस संविधान के तहत मैं अपने उस 35A को बचाना चाहता हूं ताकि मेरी शनाख्त बचे, मेरी पहचान बचे। सर, लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं हम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि जो देश के जो लोग हैं जो यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ आएंगे, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी? ऐसे कई डोमिसाइल एक्ट्स जो हैं और स्टेट्स ने भी लाए, उनसे भी ये सवाल करिए ना। मैं भारत हूँ, मैं हूँ भारत, मैं हूँ भारत। सर, आप भारत हैं, लेकिन अगर यहाँ का एक बहुत बड़ा तबका है जम्मू का जो चाहता है, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, चाहे वो यहाँ वाल्मीकि कॉलोनी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अगर ये 35 से हटता है, जो वादे किए यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें रही वो अभी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन अगर ये हटता है तो उनको PRC की जरूरत। अगर ये हटता है, यहाँ डोगरी बोलने वाले की पहचान नहीं रहेगी, यहाँ डोगरी खत्म हो जाएगी, यहाँ कश्मीरी खत्म हो जाएगी, यहाँ बोधी खत्म हो जाएगी। अगर ये हटता है तो कल हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार घूमेंगे। अगर ये हटता है तो जो प्रोटेक्शन महाराजा हरि सिंह बहादुर ने 1927 के एक्ट में दी और जो शेर कश्मीर ने लैंड टू द टिल लाया, जिसकी वजह से हर घर पे छत है, हर इंसान के सर पे छत है और रात को कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ पे भी बड़े बड़े शहरों की तरह लोग जो हैं सड़कों पे सोएंगे। ये याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड में रखिएगा। पता नहीं आप होंगे या मैं होंगा, लेकिन कम से कम आने वाली नस्लें हमें ये तो नहीं कहेंगी कि हमने धोखा किया। जो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने हमें अपनी पहचान बचाने की, हमारी शनाख्त बचाने का एक कवच दिया, जिसको भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में एक जगह मिली, क्योंकि उन्होंने समझा, उनको एहसास हुआ कि हमारा है, हम भी भारतीय हैं। एक आखिरी सवाल ये होगा, हक है, वो हक हमसे छीनिए ना। ये आखिरी सवाल सर ये है, हमारे पे सियासत मत के, सारे हिंदुस्तान की सियासत जम्मू कश्मीर पे क्यों खेलते हो भैया? आखिरी सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वमान्य है, उसका जो भी डिसीजन आएगा वो सबको मानना होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको मानेगी? क्या उसको भी मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे जज्बात को समझ के हमारे साथ इंसाफ करेगी। तो अगर हटाया गया तो उस लिहाज में क्या नतीजे क्या होंगे? आप प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि अगर हटाया गया तो ये हो जाएगा। मैं उन सियासी जमातों को कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि ऐसी बात मत करिए, सियासत मत खेलिए जम्मू कश्मीर। देवेंद्र सिंह राणा, जिनका कहना है कि सियासत खेल रही हैं कुछ जमातें और उनकी नसीहत होगी कि इस खासकर इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर सियासत ना की जाए, क्योंकि इसके नतीजे गलत भी हो सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो 35A पर सुनवाई की तारीख पास आ रही है। ऐसे में जैसे जैसे तारीख पास आ रही है वैसे वैसे कश्मीर के कुछ इलाकों में इसको लेकर मुखालफत तेज हो रही है। 35A के खिलाफ अपील करने वाले पिटिशनर अंकुर शर्मा ने इसे लेकर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंकुर शर्मा ने कहा कि आर्टिकल के खिलाफ एहतजाज दरअसल सियासी पार्टियों के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि अगर रियासत से आर्टिकल 35A को हटा दिया जाए तो इसका उनका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो वो कोर्ट में लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर रियासत से 35A नहीं हटाया गया तो बड़ा एहतजाज होगा। आर्टिकल 35A
JNK को वर्चुअली एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करता है। आर्टिकल 35A JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली को वो पावर्स देता है जो इंडियन पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। वो पावर ये है कि आप इंडियन सिटीजन्स के तो 35A को लेकर के पूरी रियासत में अलग अलग पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। कुछ इसके फेवर में, खासतौर से कश्मीर की पार्टियां, इधर जम्मू में इसकी मुखालफत में एहतजाज हो रहे हैं। तो हर किस्म की बातें हैं। अब देखने को जैसे जैसे इसकी सुनवाई नजदीक आ रही है वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो रही है। राजन वैद्य हमारे रिपोर्टर इस वक्त जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। राजन, आपने तमाम लोगों से बात की जो इसके फेवर में हैं उनसे भी और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनसे भी। हम देवेंद्र सिंह राणा को सुन रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी का मौकिफ रखा। दूसरी जानिब वो लोग जो कि इसके मुखालफत में हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है सुनवाई की नजदीक जो तारीख है आते आते तक हालात और बिगड़ सकते हैं? इसको लेकर के लोग सड़कों पर उतरेंगे या कुछ इंतजाम है इस तरह के हालात को काबू में रखने का? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले साल भी हमने देखा कि जब 35A का मुद्दा सामने आया था तो जो कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज हैं उनका ये कहना था कि 35A को हटाना बहुत सख्त होगा। वहीं जम्मू की जो पार्टियां थी उनका ये कहना था कि इसको हटाना चाहिए क्योंकि जो देश के साथ एक तरह से अखंड भारत की हम बात करते हैं वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये 35A हटेगा, क्योंकि धारा 370 है उसका जो बेसिस है वो 35A है। अगर ये नहीं होगा तो धारा 370 भी कमजोर ही हो जाएगा। एक बार हमारे नाजरीन के लिए जरूर बताइएगा कि 370 से पहले 35A किस तरह की जो दफा है जो जिसको लेकर के खासतौर से तनाजा हो रहा है? कि देखिए 35A ही उस तरह की जो भी शर्तें इसके अंदर जो हैं, जिसको जो बाहर का जो सिटीजन है वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर जम्मू कश्मीर में किसी लड़की की शादी बाहर होती है तो उसको जो है उसके जो प्रॉपर्टी के राइट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर कोई लड़की शादी करती है जम्मू के किसी लड़के के साथ तो उसको जो है उसको जो स्टेट सब्जेक्ट वो मानी जाएगी। तो कहीं इसमें ऐसी बातें हैं। अगर 35A को ही अगर हटाया जाता है तो 370 का कोई बेस नहीं रहेगा कि किस बेस के ऊपर 370 यहाँ पे लागू है। फिर बाहर के जो जम्मू कश्मीर के बाहर की जो स्टेट्स हैं वहां से भी लोग आकर यहाँ जमीन खरीद पाएंगे। यहाँ पे जो है जितनी भी सहूलतें यहाँ के बासिंदों को हैं वो तो होंगी। इसमें बहुत अहम बातें हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा देती है बाकी रियासतों से, और इसी को लेकर के मुखालफत भी चल रही है और इसके सपोर्ट में भी लोग सड़कों पर हैं। एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन। तनमर्ग में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ चांडी पूला इलाके में पेट्रोल पंप के पास 6 कनाल जमीन से नाजायज कब्जा हटाया। साथ ही मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर निसार रसूल ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। हाईवे पर चल रही दुकानों को वार्निंग दे दी गई थी कि वो जल्द से जल्द दुकानें खाली कर दे, वरना उनके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई होगी। मकामी लोगों ने तहसीलदार से इस कदम की जमकर तारीफ की है। इधर बालटाल में सालाना अमरनाथ यात्रा इलाके के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है, लेकिन इस साल मौसम खराब होने की वजह से अकीदतमंदों की तादाद में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से लोगों के रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ा है। इस ताल्लुक से कारोबारियों ने सी सलाम से बात करते हुए कहा कि इस साल अकीदतमंदों की तादाद में कमी है, साथ ही महंगाई की वजह से कारोबार में तेजी नहीं है। हर साल के मुताबिक उन्हें इस साल फायदा कम हुआ है। एक महीने का, एक साल का वेट करते हैं यहाँ पे हम, इसलिए कि यात्रा आ जाए, हम कुछ कमाए, यहाँ से कमा के जाए। मगर यात्रा जो है पूरी तरह क्रैश हो गया है इस साल। जो यहाँ बालटल से रोड है, रोड का भी मरम्मत करे और हमारी तरफ भी तवज्जो दे दे दुकानदारों की तरफ। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी तरफ तवज्जो दे। हमारा काम जो है बिल्कुल ठप हो गया इस साल। 50 रुपये चढ़ गया है। जो कमल हम 5 रुपये का बेच रहे थे वो आज 5 से 20 रुपये, 5 से 30 रुपये आगे हम इस रेट बेच रहे हैं। तो यात्रा जरूर सोचती है इतनी महंगी कम क्यों, तो ये GST का मसला है। तो
यात्री को अच्छी होना चाहिए। सुविधा काफ़ी अच्छी है यहाँ की और यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। को आके पहले हिम्मत हार गए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा, आराम से सब सुविधा है और दर्शन हो गया। अब हम लोग खुशी होके जा रहे हैं। सुविधा है, हर तरह से सुविधा थी, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, हर सुविधाएं मिली, खाने पीने दवाई वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था थी, कोई कंप्लेंट नहीं है। इधर कठुआ के रसाना मर्डर मामले में चर्चा में आए तालिब हुसैन को सांबा लाया गया, जहां मेडिकल चेकअप के बाद उसे थाने ले जाया गया। वाज़ेह हो कि तालिब की अहलिया ने ही उस पर शदीद इल्जाम लगाए हैं। उस पर दहेज के लिए, जहेज के लिए टॉर्चर करने का इल्जाम है। इसके बाद तालिब पर एक खातून से बलात्कार का इल्जाम भी है। इसके अलावा आधे दर्जन और दीगर मामले भी दर्ज किए गए हैं। वहीं इस सब के बीच तालिब हुसैन का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। और वहीं हीरानगर के लोगों ने तालिब की गिरफ्तारी के बाद जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने तालिब पर पैसे लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तालिब को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तालिब हुसैन का पुतला जलाया है क्योंकि ये शख्स वो शख्स है तालिब हुसैन। पिछले दिनों जब इसकी मिसेज जो इसकी वाइफ थी, उसने केस दर्ज सांबा में केस दर्ज करवाया था कि उसकी 2 बच्चियां हैं और उसकी जो मिसेज है उनके साथ ये व्यापार अच्छा नहीं कर रहा है, उनको घर पे रखना नहीं चाहता है। और अभी जो बात आई है, अभी जो कल की जो बात आई है कि उस पर रेपिस्ट और हत्याकांड का जो अभी मामला दर्ज हुआ है, हम लोग ये चाहते हैं कि ये वो शख्स है जिसने हमारे इलाके में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था उसको खराब किया। और अभी जो इसने जो रेपिस्ट इसको माना गया है कि जो इसके खिलाफ शिकायत हुई है कि इसने रेप किया है और बलात्कारी का इस पे जो इल्जाम लगा है, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि इस पे सख्त तो सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए और सीधी फांसी मिलनी चाहिए। इधर पट्टन से 3 किलोमीटर दूर चक जमाल मीर गांव के लोग बुनियादी सहूलत से काफी दूर हैं। इलाके में पानी, सड़क और बिजली, सेहत की सहूलत न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि गांव में एक हेल्थ सेंटर भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को छोटी मोटी बीमारी के इलाज के लिए लंबा सफर तय करना होता है। लोगों को अगर बुखार भी आता है तो 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। लोगों का यह भी कहना है कि इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है और सड़कों की हालत भी खस्ता है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे इस गाँव में जो पानी की सप्लाई बहुत ख़राब है। पानी आ रहा है, कभी कभार आ रहा है इस गांव में पानी, तो वो भी कभी गंदा आता है, लेकिन हर रोज़ पानी नहीं आता है। हमें तो पानी की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है हमारे इस गांव में। हमारे माएँ बहनें जाती है पानी लाने के, हमें पटन जाना पड़ता है। लेकिन अगर इसी तरह हमारे गाँव के माहौल रहा तो हम मजबूर हो जाते हैं गंदा पानी पीने के लिए, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जिसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है कि उससे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। और इन बीमारियों से मुकाबला करने के लिए हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि हम अस्पताल जा सके। इसकी वजह यह है कि हमारे गांव में डिस्पेंसरी भी नहीं है और कोई दवाखाना भी नहीं है। जहाँ तक लोगों के डिमांड का ताल्लुक है, ये एक सही डिमांड है। मेरा मानना है कि 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले ये सीढ़ी हमने बनाई थी, म्यूनसिपलिटी ने बनाई थी, तब से आज तक इसकी कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई थी। जब भी मैंने मार्च में देखा कि 2-4 एप्लीकेशन इसके बारे में आई थी, मुझे लगता है कि कहीं हमने इसके वर्क्स प्रोग्राम में रखा है, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आई है। मैं आज ही या कल सुबह अपने इंजीनियरिंग विंग को वहाँ भेजकर इसका एस्टीमेट बनाऊंगा। इधर बिजली से महरूम बांदीपुरा के कुदरा गांव के 500 से भी ज्यादा अहले खाना को डीडीसी सोलर लाइट तकसीम की गई। इस गांव में सोलर लाइट के लिए साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मुख्तसर से किया था। महबूबा मुफ्ती की कोशिशों के बाद कुदरा गांव के लोगों को जब बिजली मिली तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मकामी लोगों ने महबूबा मुफ्ती के इस कदम की जमकर तारीफ की। जिस गांव में 47 से लेकर आज तक पावर नहीं देखा हमने, तो जब महबूबा जी यहाँ पर आई सीएम, तो हम सब औरतें मर्द आए वहाँ पर, यहीं पर डीसी ऑफिस में, तो हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें इस दौरान भी अगर अंधेरे से नहीं निकाला गया तो फिर हमें कोई रास्ता दिखाओ। तो बाद में उसने 500 सोलर लाइटें हमारे लिए सैंक्शन की, जो इस वक्त यहाँ इशू कर रहे हैं डीसी साहब। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के।
इधर जम्मू के परेड इलाके में राजतिलक रोड पर नगर निगम ने आधी रात को एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज ताजिरों ने बाजार बंद करके जोरदार मुजाहरा किया। उनका कहना था कि आधी रात को यह कार्रवाई सही नहीं है क्योंकि कई छोटे ताजिर इस कार्रवाई से बेरोजगार होंगे। उन्होंने कहा कि इस ड्राइव के जरिए जो कार्रवाई की गई है उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। इससे पहले निगम ने आधी रात को बाजार में बड़ी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर कई गैर कानूनी कब्जों को तोड़ दिया था। यहां एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अगस्त का महीना चल रहा है और हम 72वीं यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज़ादी के वक्त कई कुनबे जो सरहद पार से हिंदुस्तान आए थे वो आज भी माइग्रेंट्स की तरह जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। आजादी के वक्त पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बना और हिंदुस्तान सेकुलर। यही वजह थी कि पाकिस्तान से लाखों हिंदू हिंदुस्तान चले आए। उनमें से कुछ जम्मू में आकर माइग्रेंट कैंप में रहने लगे और आज भी कुनबे का कुनबा इसी तरह जिंदगी बिताने को मजबूर है। वो दहाइयों से रियासत में हैं, लेकिन अब भी इंतजार में हैं कि उनके बुनियादी हक उन्हें दिए जाएं। वो ना तो पाकिस्तानी हैं, ना ही पूरी तरह हिंदुस्तानी। अफसोस की बात तो ये है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी उनको रियासत की शहरियत नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि उन्हें ना तो सरकारी नौकरी मिल पाती है और ना ही दूसरी सहूलियात मिल पाती हैं। नौकरी भी तो तब मिलेगी जब वो अच्छी तालीम हासिल कर पाएंगे, मगर अफसोस सरहद पार से आए इन बच्चों को तो किसी सरकारी इदारे में दाखिला भी नहीं मिलता। सरहद पार से आए ये लोग ना तो किसी तरह के इंतखाबात में वोटिंग करने का हक रखते हैं, ना ही ये जमीन खरीदने का। 72 सालों से ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं, अपील करते रहे हैं, गिड़गिड़ाते रहे हैं, लेकिन बदली हैं तो बस सरकारें। इनकी जिंदगी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इन लोगों का इल्जाम ये भी है कि साल 1965 के बाद जो मिलिटेंट्स ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ शादियाँ की और फिर हिंदुस्तान लौट आए। इन्हें तो सारी सहूलियात और सरकारी फायदे मिल रहे हैं, लेकिन ये माइग्रेंट्स आज भी माइग्रेंट्स हैं। अब ये जाएं भी तो किस मुल्क जाएं? 1947 के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए हिंदू आज भी जम्मू कश्मीर में विस्थापित ही कहलाते हैं। ना ही इनको वोटिंग के हक हैं, बल्कि इनके बच्चों को भी सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट की मांग की जाती है। इस सब के बावजूद इन रिफ्यूजियों को आज भी ये उम्मीद है कि आने वाले समय में एक दिन जरूर ऐसा आएगा, इनको इनके हक हासिल होंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर पट्टन में इकबाल कॉलोनी के लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इलाके में सड़कों की खस्ताहाली को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आसपास के गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस ताल्लुक से मुताल्लिक अफसरान से शिकायत हो चुकी है, लेकिन सड़कों की मरम्मत कराने के लिए किसी के कानों पर जू नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि अफसरान से इसकी मरम्मत करने का मुतालबा भी किया गया। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने गौर नहीं किया, उन्होंने हमने रिपोर्ट दे दिया। हम फंड भी आया, 1 लाख रुपया फंड आया, उन्होंने वो वापस किया। चलो 1 लाख रुपया एक बार लगा दो, तो दूसरी बार भी 2 लाख रुपया लगाओ। ये उठा, ये नहीं उठा सकते हम चाहते गवर्नमेंट से हमें ये रास्ता मिलना। जहाँ तक लोगों के डिमांड का ताल्लुक है, ये एक सही डिमांड है। मेरा मानना है कि 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले ये सीढ़ी हमने बनाई थी, म्यूनसिपलिटी ने बनाई थी। तब से आज तक इसकी कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई थी। जब भी मैंने मार्च में देखा कि 2-4 एप्लीकेशन इसके बारे में आई थी, मुझे लगता है कि कहीं हमने इसके वर्क्स प्रोग्राम में रखा है, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आई है। मैं आज ही या कल सुबह अपने इंजीनियरिंग विंग को वहाँ भेजकर इसका एस्टिमेट बनाऊंगा। जम्मू शहर के ब्यूटिफिकेशन और उसे ग्रेड 1 सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, लेकिन रखरखाव के नाम पर जो अंदाज अख्तियार किया जा रहा है उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। इसकी एक मिसाल शहर से 10 किलोमीटर दूर डिगाना आश्रम और गंगियाल में बने 2 सबवे हैं।
आम लोगों के लिए बने इस सबवे का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। सरेआम नौजवान यहां नशा करते हैं, लेकिन पुलिस इंतजामिया इससे बेखबर है। डिगामा आश्रम और गंगयाल इलाके का ये सबवे राहगीरों की आसानी के लिए तामीर किया गया है। आश्रम और गुरुद्वारे के अलावा यहाँ कई इंडस्ट्रियां भी हैं। हजारों लोगों का यहाँ से गुजर होता है। सबवे की तामीर से ये लोग ट्रैफिक के शोर शराबे से बच सकते थे। इसे आम लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन इस्तेमाल इसका दूसरे कामों के लिए हो रहा है। इंजेक्शन, बोतलें, खाने के पैकेट। जी हाँ, इस जगह को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। मकामी लोगों का कहना है कि शाम होते ही औबाश किस्म के नौजवानों का यहाँ जमघटा लग जाता है। नशावर चीजों का यहाँ धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। नशेड़ियों की वजह से खातून, लड़कियां और शरीफ लोगों ने इधर से गुजरना छोड़ दिया है। साफ सफाई का भी बुरा हाल है। जगह जगह गंदगी और पान की पीकों के निशान दिखाई देते हैं। रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि बदइंतजामी के लिए पुलिस, बल्दिया और पीडब्ल्यूडी सभी महकमे जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा जहाँ चिट्टे की टीके, इंजेक्शन, नशे, कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो लड़के जहाँ पे नीचे नहीं करते। इसको बनाया, नशे का अड्डा बना दिया इसको। खुद यहाँ पे एक दो बार देखा हुआ है कि लड़के यहाँ पे आके कुछ ना कुछ कुछ मुच बातें अपनी आपस में कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। जब नहीं देखो तभी शाम के टाइम पे यहाँ पे कोई ना कोई बैठा होता है। अंधेरा है ना, कोई जाता नहीं है और नशे वाले नशेड़ी नशा करते हैं जाके। कोई लड़की नहीं निकल सकती, कोई आम आदमी, सिंपल आदमी नहीं निकल सकता और बच्चों को डराते हैं ये लोग नीचे से। जम्मू शहर में मंशियात का इस्तेमाल और गैर कानूनी सप्लाई के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन हैरानी की बात है कि सबवे में पुलिस को अभी तक कोई नशेड़ी नहीं मिला। हालांकि तस्वीरों से साफ है कि यहाँ नशे का बाजार गर्म है। गांधीनगर के एसडीपीओ का कहना है कि मुसलसल पेट्रोलिंग की जा रही है और कोई भी नशा करते मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुद भी मैंने विजिट किया वहाँ पे और सरप्राइज हमने वो वहाँ पे एक पेट्रोलिंग टाइप जहाँ अपने ऑफिसर जहाँ जाते हैं और चेक भी करते हैं और स्विक्स में भी हमने कोई लड़के लगाए हैं वहाँ पे। अभी तक हमें कोई वहाँ ड्रग्स लेता जहाँ ऐसा नशा करता मिला नहीं है, मगर उस पर हम आन जाव हैं। जब भी कोई ऐसी हमें लड़का मिलेगा जहाँ कोई ऐसे वारदात करते, ड्रग्स लेते या देते मिलेगा तो उस पर सख्ती से पेश आए। 36 मीटर लंबे इस सबवे का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल सितंबर में मकामी रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर और रुकने असेंबली कविंद्र गुप्ता ने किया था। ये अलग बात है कि इनके नाम का कोई बोर्ड नहीं लगा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 2.5 करोड़ की मालियत से बना ये सबवे अब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं सौंपा गया है। यही वजह है कि बल्दिया साफ सफाई और रखरखाव के काम से खुद को दूर रखे हुए है, लेकिन इसका नुकसान तो आम लोगों को ही हो रहा है। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। कागजों और बयानों में खेलों के फरोग की तो बहुत बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखना हो तो आप जम्मू वाकई मौलाना आजाद स्टेडियम के इंडोर हॉल जाना न भूलें। यहां पर नौजवान वेट लिफ्टर हैं, जिन कंडीशन में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। 10 साल पुरानी प्लेटफॉर्म और प्लेटें ये उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं। गंदगी का हाल यह है कि वेट लिफ्टर का फोकस वेट उठाने पर कम, सांस के जरिए अंदर आने वाली गर्द पर ज्यादा होता है। रियासत में आउटडोर स्पोर्ट्स में काफी सरगर्मियां दिखाई देती हैं। फुटबॉल की तरह दीगर खेलों के हर वक्त कहीं न कहीं मुकाबले होते रहते हैं। इन खेलों के लिए सहूलियात भी आला सतह की होती है। श्रीनगर से अब जम्मू का रुख करिए। ये जम्मू के मौलाना आजाद इंडोर हॉल की तस्वीरें हैं। ये हॉल वेट लिफ्टिंग के लिए फिक्स है। दर्जनों नौजवान वेटलिफ्टर रोजाना यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। इनमें लड़के, लड़कियां और बच्चे सभी शामिल हैं।
सबका ख्वाब है कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। इसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। कहने को तो वेट लिफ्टिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी के वेट प्लेट हैं, वेट उठाने के लिए प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन करीब से देखने पर इनकी सही हालत का अंदाज़ा होता है। ये प्लेटें 10 साल पुरानी हैं। ये उस वक्त की हैं जब इंडोर हॉल की शुरुआत हुई थी। वार्म अप से पहले यहाँ खिलाड़ियों को हॉल की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। सर हालत तो काफ़ी खस्ता है यहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं है अपना वर्कआउट करने के लिए, प्रॉपर सामान ही नहीं है। प्लेट्स कोई पुरानी है तो कोई नहीं है, तो इस वजह से हमें पूरा वर्कआउट अच्छी तरह से नहीं कर पाते। और आप देख लीजिए यहाँ पे डस्ट कितनी है। जैसे ही हम कुछ वर्कआउट करते हैं तो सांस के साथ डस्ट भी अंदर जाती है, जिससे लंग्स प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी कुछ हो सकता है। मुश्किल बहुत ही है। जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे गंद वगैरह बहुत होता है, तो आधा घंटा हमें पहले हॉल साफ़ करने में लग जाता है। तो उसके बाद हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वेट वगैरह तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो सामान जो है वो पिछले 10 सालों से चल रहा है, वही जो अभी तक चल रहा है। बदहाली का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हाल तक पहुंचने के लिए भी खिलाड़ियों को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जगह जगह पानी लगे रहते हैं। ये हाल 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि दरवाजा इस लायक है ही नहीं कि इसे लॉक किया जा सके। खिलाड़ियों की किट भी अक्सर गायब हो जाती है यहाँ से। बावजूद इसके खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस उम्मीद से कि कभी तो सरकार और खेल महकमा जागेगा। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सामान आ जाए और प्लीज़ हमारा गेट लगवा दें। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेट वगैरह नहीं आ जाए, तो जो हॉल में जो दरवाज़ा लगा है वो भी न्यू लग जाए। बस यही है डिमांड हमारी गवर्नमेंट से। ऊपर से ना सामान रखने की जगह में पिछली बार हमारा सामान चोरी हो चुका था। रियासत में कई ऐसे वेट लिफ्टर हैं जिन्हें सहूलियात मिले तो वो मेडल जीत सकते हैं, लेकिन इन हालात में उनसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना उनके साथ ज्यादती ही होगी। सरकार कहती है गोल्ड आ जाए, हम गोल्ड कहाँ से लाएंगे? अभी हमें जो सिस्टम में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ना, हमें कोई फैसिलिटी अच्छी तरह, यहाँ महीने से कह रहे हैं कि साफ सफाई कर दो, आज तक साफ सफाई नहीं हुई। इस इंडोर हॉल को देखकर अंदाजा हो जाता है कि वेट लिफ्टिंग में जम्मू कश्मीर क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। खिलाड़ियों का कहना है कि मुंतखब सरकारें और गवर्नर राज के दौरान भी इस खेल की सुध नहीं ली जाती। हालांकि इनमें भी टैलेंट है, बस जरूरत है सहूलियात और मयारी कोचिंग की। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो कश्मीर एक्सप्रेस के इस शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। थोड़ी ही देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।